आप एनसीईआरटी होगी आपके पास, या तो स्टेट बुक का बुक ले सकते हो आप, या फिर एनसीईआरटी ले सकते हो। हम एनसीईआरटी से डिस्कस कर लेते हैं क्वेश्चंस। चलो, पीजन भी इतना परेशान करता है बताओ। देखते हैं, तो अपन क्या करेंगे ना, अपन बोर्ड की क्लास है, अपन तो बोला था ना मैंने कि जब तक मतलब हमारा बोर्ड वाला काम खत्म नहीं होगा तब तक अब अपने पास बोर्ड की क्लास ही चलती रहेगी। मैंने आपको पहले ही बोला था कि भाई जब तक अपना बोर्ड वाला काम खत्म नहीं होगा अपन बोर्ड की क्लास ही रखेंगे। तो पहले बोर्ड वाला क्लास खत्म करते हैं। मैं एनसीईआरटी शेयर करता हूँ, जिनके पास एनसीईआरटी नहीं होगा तो मैं शेयर कर देता हूँ उसको। पार्ट 2 एनसीईआरटी, उसमें हाइड्रोकार्बन चैप्टर अपन पढ़ लेंगे। तो मैं एनसीईआरटी की बुक शेयर कर देता हूँ आपको, पार्ट 2 ना। तो वैसे तो जरूरत नहीं है, लेकिन फिर भी अगर अपन उसको शेयर करेंगे तो ठीक रहेगा। तो अपन के पास सभी के पास क्वेश्चंस होंगे, ठीक है ना। तो मैंने एनसीईआरटी बुक को शेयर किया, राइट। एनसीईआरटी बुक को शेयर किया तो उसमें अपन हाइड्रोकार्बन निकालेंगे और अपन हाइड्रोकार्बन को डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो उसमें अपन हाइड्रोकार्बन, एक मिनट बस, वो एक मिनट है, वाईफाई तो ऑन है ही, वाईफाई ऑन किया मैंने तभी मतलब आपके पास आ जाएगा। तो परमिशन मैंने दे दिया, आज बोर्ड क्लास है बिल्कुल। व्हेन बोरॉन रिएक्ट्स विद कार्बन डज इट फॉर्म B4C और B4C3? सो इट फॉर्म्स B4C, बोरॉन कार्बाइड है, ठीक है। तो दूसरा, व्हाट इज द ऑर्डर ऑफ मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट? तो टॉप टू बॉटम जनरली मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीजेस ऑन द 13th ग्रुप विद फ्यू एक्सेप्शंस, क्योंकि गैलियम तो 303 केल्विन है उसका बॉइलिंग पॉइंट, तो काफी कम है। सो देयर इज नो स्टैंडर्ड, मतलब कोई ऑर्डर, फिक्स्ड ऑर्डर नहीं है उसमें, दैट्स व्हाई वी हैव नॉट रिटन। एंड द डाइपोल मोमेंट ऑफ CHCl3, तो मैंने आपको बताया था क्लास में कि भाई आपको डाइपोल मोमेंट ऑफ CHCl3 और CF3, तो CH3Cl का डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा CH3F से, इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा CH3Br से, और इसका डाइपोल मोमेंट ज्यादा होगा CH3I से। So that is the order of dipole moment for CH3Cl, CH3Br and CH3I. So that is the order of dipole moment. Homolysis, because there are so many concepts regarding the homolysis, so we cannot say that ki in which sense you are telling me, because homolysis to hum isko bhi bolenge. When the two molecules reacts to form, same molecule react to form, right now, same type of reaction, that is same molecule react to form other molecule, then it can be called as homolysis. मतलब homolysis means we are talking about the same. Now you can tell me the process. Homolysis can be even the reverse process, हम उसको homolytic bond cleavage बोल देंगे. Then it will be called as homolytic bond cleavage. Here the bond formation, so homolysis, this can be called as fusion, and this will be called as homolytic bond cleavage. Right? That is a bond cleavage. So it depends कि भाई आप किस फॉर्म में पूछ रहे हो. Homolysis means it is the same, right ना, उसका मतलब सेम होता है. सो होमो मीन्स सेम, अपन उसे देख लेंगे। तो जो भी आपको मतलब उसमें पढ़ना है आप मुझे बता सकते हैं कहाँ पर, किस फॉर्म में, किस कंसेप्ट के फॉर्म में आपको पढ़ना है। तो वो तो ये वाला मतलब नेम तो काफी जगह यूज होता रहेगा, राइट ना। तो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी में भी यूज करते हैं अपन, देन इट विल बी कॉल्ड एज होमोन्यूक्लियर मॉलिक्यूल्स। सो इट डिपेंड्स कि आप किस टर्म में उसको पूछना चाह रहे हो। तो एनसीईआरटी आपको भेज रहा हूं मैं, जा रहा है धीरे धीरे थोड़ा
स्लो जा रहा है बट वो चला जाएगा, तो तब तक अपन कुछ क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है ना। सो दैट इज योर क्वेरीज जो आप पूछ रहे थे, आगे चेक कर लेते हैं अपन, ठीक है। नाउ वी कैन डिस्कस फ्यू क्वेश्चंस रिलेटेड टू दैट हाइड्रोकार्बन्स जो अपन ने पढ़ा हुआ है। एक मिनट, मैं चैप्टर 2 निकाल लेता हूँ सो दैट कि अपन कुछ क्वेश्चंस भी कर लेंगे। वैसे मैंने आपको काफी क्वेश्चंस भेजे हुए हैं ऑलरेडी, मैंने आपको क्वेश्चंस दे रखे हैं, क्वेश्चन आंसर्स मैंने दे रखे हैं, तो आप उसमें चेक कर सकते हो। तो अपन को क्वेश्चन गिवन था, दैट इज हाउ डू यू काउंट द फॉर्मेशन ऑफ ईथेन ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन। तो ठीक है, मतलब क्वेश्चन नंबर 1 अपन को गिवन है, भाई आप कैसे बता सकते हो कि देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ ईथेन व्हेन वी आर राइटिंग दिस प्रोसेस CH3 है ना, CH4 क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, मीथेन का जो अपन क्लोरिनेशन करेंगे तो इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, तो मुझे ये मिलेगा, या फिर एक्सेस में अपन को पता है क्या होता है, तो अपन बता सकते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप लिखा था अपन ने। तो इनिशिएशन स्टेप में अपन ने लिखा था चेन इनिशिएशन स्टेप विल बी लाइक दिस, उसका पूरा लिख लेते हैं अपन। इनिशिएशन स्टेप, इसमें हमने लिखा था भाई Cl विल ब्रेक इनटू द Cl रेडिकल। नाउ दिस इज आल्सो होमोलाइसिस प्रोसेस, राइट ना, ब्रेकिंग ऑफ सेम टाइप ऑफ एटम, जैसे मैंने अभी आपको बताया था, होमोलाइटिक प्रोसेस। तो नेक्स्ट स्टेप इज चेन प्रोपगेशन स्टेप। मैंने आपसे कहा था चेन प्रोपगेशन स्टेप में द Cl रेडिकल फॉर्म विल रिएक्ट विद मीथेन है, तो CH4 के साथ रिएक्ट करेगा तो CH3 रेडिकल बनेगा और HCl बनेगा। CH3 रेडिकल विल रिएक्ट विद Cl2 टू फॉर्म CH3Cl प्लस Cl रेडिकल, फिर Cl रेडिकल रिएक्ट करेगा इसके साथ, इट इज अ चेन रिएक्शन, Cl के साथ टू गेट CH2Cl दैट इज अ रेडिकल प्लस HCl, और फिर ये रिएक्ट करेगा Cl2 के साथ, Cl प्लस Cl2 तो विल गेट CH2Cl2 प्लस Cl रेडिकल, फिर ये इससे रिएक्ट करेगा, तो ये ना चेन रिएक्शंस है। तो इसमें जो रेडिकल बनेंगे ना CH4 से, तो एक तो CH3 रेडिकल बनेगा, एक जब एक Cl2 आ जाएगा इसमें तो CH2 रेडिकल बनेगा जैसे इधर बनाया मैंने, फिर एक ऐसे भी रेडिकल बनेगा CHCl2 रेडिकल भी बनेगा और CCl3 रेडिकल भी बनेगा जो इंटरमीडिएट्स होंगे जैसे यहां पर बने, फिर इससे एक हाइड्रोजन रिमूव होगा तो ये वाला रेडिकल बन जाएगा, तो ये सारे रेडिकल बनेंगे। मैंने आपसे कहा था कि थर्ड पॉइंट में चेन टर्मिनेशन स्टेप है, चेन टर्मिनेशन स्टेप है, और टर्मिनेशन स्टेप में दो रेडिकल आपस में रिएक्ट करेंगे, यहां किसी भी स्टेप में दो रेडिकल आपस में रिएक्ट नहीं कर रहे होंगे, दैट इज अ प्रोपगेशन स्टेप। टर्मिनेशन स्टेप में जितना भी रेडिकल आपको यहां दिखेगा, जितना भी रेडिकल यहां फॉर्म होगा, उनमें से किसी भी दो रेडिकल को आप रिएक्ट करवा के टर्मिनेशन स्टेप बता सकते हैं। तो आप क्या बोल सकते हैं कि इन प्रोपगेशन स्टेप देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ CH3 रेडिकल, so there will be a probability that the CH3 radical may react with another CH3 radical to form ethane. Not only ethane, I can write that कि अगर ये दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे तो क्लोरोइथेन। नॉट ओनली दिस, अगर इसी टाइप का रेडिकल दो रेडिकल आपस में रिएक्ट करेगा तो 1,2-डाइक्लोरोइथेन, मतलब जो भी रेडिकल यहां फॉर्म करेंगे मैं उनको आपस में रिएक्ट करवा के वो सारे प्रोडक्ट बोल सकता हूं कि वो यहां पर फॉर्म होंगे। तो अपन ने कहा, उसने तुमसे पूछा था हाउ विल यू अकाउंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ईथेन ड्यूरिंग द क्लोरिनेशन ऑफ मीथेन, सो विल से दैट इन अ प्रोपगेशन स्टेप देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ मिथाइल रेडिकल, so there will be a probability that a methyl radical can react with the other methyl radical to form a ethane in a chain termination step. That is, we can write, right? So एक तो वो हो गया हमारे पास है क्वेश्चन, जैसे अपन ने ये सारा पार्ट वैसे अपन ने पढ़ा हुआ है और ये क्वेश्चंस भी होंगे उसमें। दूसरा क्वेश्चन था अपने पास, राइट द IUPAC नेम। हाँ, अब तक
मेरे ख्याल से अभी नहीं गया, अभी भी जा रहा है, सेंड हो रहा है, क्योंकि पूरा बुक होगा वो। आईयूपैक नेम ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड्स, तो अपन को आईयूपैक नेम बताना है। एक कंपाउंड मुझे ऐसे गिवन है, इधर CH3 गिवन, तो अपन को पता है इसमें कैसे नंबरिंग करनी है। दूसरा कंपाउंड अपन को ऐसे गिवन है, CH2 डबल बॉन्ड CH, ट्रिपल बॉन्ड C, CH3 गिवन है अपन को। C कंपाउंड अपन को ऐसे गिवन है, द कंपाउंड C इज लाइक दिस, डबल बॉन्ड C, CH, डबल बॉन्ड CH2 गिवन है। D अपन को गिवन है ऐसे, ये बेंजीन होता है। CH2, CH2, CH, डबल बॉन्ड CH2 ऐसे लिखूंगा। E we are given like this, इधर हाइड्रोक्सी है, इधर मिथाइल ग्रुप है, ओके। Then F it is like this, that is CH3, CH2 होल 4 ऐसे लिखा हुआ है, तो इसका मतलब है कि आपको 4 टाइम CH2 लिखना है। CH2 1 2 3 4 वो एक साथ लिखे हुए थे वहां पर। फिर CH लिखा हुआ है, नीचे ब्रांचिंग भी है उसमें, CH2 CH, इधर CH3 है और एक और CH3 है, और इधर फिर चेन कंटिन्यूएशन में है, उधर 3 CH2 लिखे हुए हैं, CH2 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 एंड CH3। दिस इज हाउ वी आर गिवन द कंपाउंड्स। अब मैं ना उसमें कंपाउंड्स में ये अपन को गिवन है, बाकी आप अपने आप लिख सकते हो। एक और कंपाउंड है, ठीक है, उसको भी लिख सकते हैं अपन, बट एक और कंपाउंड है उसको भी लिख ही लेते हैं, फिर नंबरिंग कर देते हैं एक साथ। ये कंपाउंड है मेरे पास, तो देखो ये सारे के सारे हाइड्रोकार्बन्स हैं, और हाइड्रोकार्बन्स में मैंने आपको एक सेंटेंस दिया हुआ है जब आईयूपैक नेम पढ़ा हुआ, ठीक है। तो राइट, अपन बोल सकते हैं कि भाई देखो अपन ने मतलब ऐसे अपन ने लिखा हुआ है, राइट। तो अपन बता सकते हैं, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं है कि भाई कैसे अपन को क्या करना है अपन को, है? तो अपन कहेंगे भाई देखो ऐसा है कि मतलब अपन मतलब एक मिनट है, इसको चेक कर लेते हैं क्या प्रॉब्लम है।
तो अपन इसमें नंबरिंग करते हैं। अपन इसमें क्या करेंगे ना, देख यहां से नंबरिंग करेंगे तो 1 2 3 4 है, और वहां से भी नंबरिंग करेंगे तो भी 1 2 3 4 होगा। लेकिन यहां से कार्बन को 2 मिलेगा, यहां से 1 डैश 2 डैश 3 डैश और 4 डैश होगा। तो अपन कहेंगे भाई देखो यहां पर क्या होगा कि कार्बन पे 2 है और यहां पर 3 CH3 है, लेकिन यहां से नंबरिंग करूंगा तो 2 पे ही CH3 होगा और 2 पे ही डबल बॉन्ड होगा। सो द डैश वन विल बी द करेक्ट नंबरिंग। अपन ऐसे भी देख सकते हैं कि भाई डबल बॉन्ड तो सिमेट्रिकल पोजीशन पे है, देखा जाए तो डबल बॉन्ड के कार्बन के उधर भी एक कार्बन इधर भी एक कार्बन है, बट यहां पर सब्स्टिट्यूशन ज्यादा है राइट साइड में, तो दिस विल बी द करेक्ट नंबर। तो अपन लिखेंगे 2 मिथाइल ब्यूटोइन, 2 मिथाइल ब्यूटोइन, ठीक है ना। और फिर अपन लिख सकते हैं यहां पर दैट इज ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है। तो अपन लिख सकते हैं यहां पर कि भाई यहां पर जैसे अपन लिखेंगे, क्योंकि यहां से अगर नंबरिंग करेंगे तो लोएस्ट नंबर आएगा। जिस तरफ से डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड जो अपन को गिवन है, उसमें डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड में लोएस्ट सम होता है, तो ये 1 होगा और ये 3 होगा तो 4 आएगा। अगर यहां से नंबरिंग करूंगा तो 1 2 3 4 और 5 होगा, तो यहां पर 2 होगा और यहां पर 4 होगा, तो 2 + 4 6 होगा। तो यहां पर अपन बोल सकते हैं भाई कि ऐसे नंबरिंग करके व्हाट विल बी द नेम ऑफ द कंपाउंड, तो अपन लिख सकते हैं पेंट, क्या लिखेंगे, इसको ईन आएगा और ये आइन आएगा, तो अपन लिखेंगे ई को पहले लिखेंगे, वाई को बाद में लिखेंगे, तो ठीक है नंबरिंग। मतलब अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो भी आपस में अपन क्या करेंगे, अल्फाबेटिकल ऑर्डर लिखेंगे। और ये आइन ए से प्रोनाउंस होता है तो ईन में ई नहीं लिखेंगे अपन। दिस विल बी 1 2 3 4, कहीं से भी नंबरिंग करो एक जैसा ही है, तो वी कैन राइट दैट ब्यूटाडाइन 1 3 डाइन, दैट इज द अल्केन ब्यूटा 1 3 डाइन। हियर वी कैन राइट दैट, अब यहां पर बेंजीन भी है, बट बेंजीन इज लाइक अ सब्स्टिट्यूएंट। बेंजीन जो होता है वो लाइक अ सब्स्टिट्यूएंट होता है, तो अपन इसको क्या लिख सकते हैं, यहां से नंबरिंग शुरू करेंगे। लेकिन अगर ऐसे होता ना, सपोज अपने पास ऐसे गिवन होता है, अब अपन ने एरोमेटिक कंपाउंड अभी पढ़ा नहीं है इसलिए मैंने आपको ऐसे नहीं बताया, तो इसमें अगर कोई डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड नहीं है ना, तो बेंजीन ही बेन चेन होगा। फिर ऐसे लिखेंगे अपन, लेकिन इसमें डबल बॉन्ड था इसलिए इस चेन का वेटेज ज्यादा होगा, तो अपन लिखेंगे 4 फिनाइल, इधर से लिखेंगे अपन ब्यूट 1 ई, इसको अपन लिखेंगे दैट इज ब्यूटाइल है, एन ब्यूटाइल बेंजीन, एन ब्यूटाइल बेंजीन हो जाएगा। इसको अपन बेंजीन लिखेंगे, बट इसमें तो डायरेक्टली अटैच्ड है, सारे के सारे दोनों ही ग्रुप डायरेक्टली अटैच्ड है, तो इसको अपन क्या करेंगे, OH सिंस इट इज अ फंक्शनल ग्रुप, अपन इसको 1 लिखेंगे, इसको 2, इसको 3, इसको 4 5 और 6, तो अपन लिखेंगे 2 मिथाइल, ये जो कंपाउंड होता है ना ऐसे, दिस इज कॉल्ड फिनॉल, इसको अपन फिनॉल लिख सकते हैं। सो वी कैन राइट दैट इफ इट इज 2 मिथाइल, तो अपन इसको फिनॉल लिखेंगे तब भी करेक्ट है। यहाँ पर आप इसको 1 हाइड्रोक्सी 1 हाइड्रोक्सी 2 मिथाइल
अब अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, हाइड्रोक्सी क्यों लिखा अपन ने पहले, बिकॉज ऑफ अल्फाबेटिकल ऑर्डर। 2 मिथाइल बेंजीन भी लिख सकते हैं, ये भी होगा, अपन 2 मिथाइल बेंजीन भी लिख सकते हैं, लाइक दैट, दोनों ही करेक्ट होंगे। अब अपन इसकी बात करेंगे, दैट इज, अब देखो अपन ने साफ साफ लिखा हुआ है कि हाइड्रोकार्बन ऑलवेज फॉलोज लॉन्गेस्ट चेन रूल। इसका मतलब मुझे लॉन्गेस्ट चेन बनाना है ऐसे, तो इधर भी अपन देख लेते हैं, तो इधर सब्स्टिट्यूएंट है, लेकिन तो अपन कहेंगे फिर भी हमने अच्छे से पढ़ रखा है कि हाइड्रोकार्बन ऑलवेज फॉलोज लॉन्गेस्ट चेन रूल, ये मैंने आपको बता रखा है। और एल्केन में तो हमेशा ही लॉन्गेस्ट चेन होगा। अगर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड है तो जनरली अपन को वहां नंबरिंग करना होता है जहां डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड मैक्सिमम चेन में आ जाए। तो अपन क्या करेंगे, मेन चेन तो ये होगा। अब नंबरिंग की बात करते हैं, 1 2 3 4 5 6 आ रहा है यहां से, 1 2 3 4 5 आ रहा है यहां से। क्या इस चेन में ज्यादा कार्बन एटम होंगे तो 6 7 8 9 आ रहा है, जबकि यहां से यहां 6 आ रहा था, 7 8 9 10 आ रहा है। तो मेन चेन तो यही होगा, लेकिन नंबरिंग यहां से होगा। नंबरिंग यहां से होगा। अब अपन क्या करेंगे, ये जो गिवन है इसको अपन आइसोब्यूटाइल भी लिख सकते हैं। मैं इसको हटा रहा हूं क्योंकि अपन उसको एक बार वैसे भी लिखेंगे, इसको मैं आइसोब्यूटाइल भी लिख सकता हूं, क्योंकि आइसो ग्रुप ऐसे लिखा हुआ है अपन ने, दिस इज आइसोप्रोपाइल, दिस इज आइसोब्यूटाइल, लेकिन फिर ये मेन चेन से ऐसे अटैच होना चाहिए, तो है ना अटैच मेन चेन से ये वाला कार्बन है। अगर ऐसे होगा तो आइसोपेंटाइल, तो फिर अपन ऐसे कर सकते हैं, इसको अपन ऐसे भी नंबरिंग कर सकते हैं, आइसोब्यूटाइल लिख सकते हैं अपन को, गलत नहीं है। जो मेन चेन से वेरी फर्स्ट कार्बन एटम अटैच्ड है ना, इट डजंट मैटर कि इसमें क्या प्रेजेंट है, जो मेन चेन से वेरी फर्स्ट कार्बन एटम अटैच्ड है आप उसे फिर से 1 लिख सकते हो, ये 2 डैश हो जाएगा, ये 3 डैश हो जाएगा, इसको भी 3 डैश लिख सकते हो क्योंकि 3 ही कार्बन एटम है। तो अपन क्या कहेंगे, अपन कहेंगे इस कंपाउंड में 5th कार्बन एटम पे ये अटैच्ड है, ये क्या है 3 कार्बन एटम वाला चेन है, और सेकंड पे उसमें मिथाइल ग्रुप है। सो इट इज 2 डैश मिथाइल, आप 2 मिथाइल लिखोगे तो भी करेक्ट है, 2 डैश मिथाइल प्रोपाइल, ब्रैकेट को आप बंद करो, और ये है अपने पास डेकेन, ये हो जाएगा डेकेन, राइट ना। सो वी कैन राइट दैट डेकेन, सो दैट इज द नेम ऑफ द कंपाउंड। ये आप उसे आइसोब्यूटाइल लिखोगे तो भी गलत नहीं है, तो भी वो करेक्ट होगा। इसकी बात कर लेते हैं अपन। अब इसमें तो साफ साफ अपन को दिख रहा है कि देखो भाई इधर ना, बस ये कभी ऐसे कॉन्डेंस्ड फॉर्म में लिखा हो तो आप इसे एक्सपैंड कर लेना ऐसे। अब हमें वो तो मेन चेन लेना ही पड़ेगा जिसमें सारे के सारे डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाए, इससे फर्क नहीं पड़ता कि वो लॉन्गेस्ट चेन फॉलो करेगा या नहीं करेगा। मतलब कभी कभी ऐसे भी हो सकता है कि अपने पास ऐसे किधर है और अपने पास ऐसे किधर है, ये ऐसे किधर है, तो भी अपन मेन चेन तो उसको ही लेंगे जिसमें डबल बॉन्ड सारे होने चाहिए। अगर डबल बॉन्ड नहीं होते, सिंगल बॉन्ड होते तो फिर अपन ये फॉलो करते कि भाई एल्केन्स को हमेशा अपन को लॉन्गेस्ट चेन लेना है। गॉट इट। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसको ना नंबरिंग, अब यहां से नंबर करो तब भी इसको 3 मिलेगा ना, यहां से नंबर करो तब भी 3 मिलेगा, तो अपन 1 डैश 1 2 3 4 5 कर लेते हैं। ये 1 डैश है, ये 2 डैश है, ये 3 डैश है, ये 4 डैश है, ये 5 डैश है। बाकी अपन को पता है क्या करना है,
थर्ड कार्बन एटम पे 2 मिथाइल पेंटाइल लिखूंगा, थर्ड कार्बन एटम पे 2 मिथाइल और ये पेंटाइल लिखूंगा और ये पेंटेन डाइइन लिखूंगा। तो अपन क्या करेंगे इसमें, जैसे आपने इसमें लिखा वैसे अपन पहले इसमें देख लेते, भाई यहां से नंबरिंग करूंगा क्योंकि डबल बॉन्ड यहाँ टर्मिनल पोजीशन पे, यह टर्मिनल पोजीशन पे नहीं है, इसका मतलब है कि मुझे वहां से नंबरिंग करनी चाहिए। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, ये आ गया। फिर ये डेकिंग। अब अपन क्या लिखेंगे इसमें, अपन कहेंगे भाई देखो 4 पे तो मिथाइल है, पहले एक बार वहां से भी चेक कर लूंगा मैं कि भाई यहां से तो लोएस्ट सम नहीं आ रहा, तो यहां पर मेरे पास जो लोएस्ट सम आ रहा था ना, पहले मैं लिख लेता हूं, ये 1 आ रहा है, 1 प्लस 4 प्लस 5 प्लस 8 प्लस 8, ये आ रहा है नंबर अपने पास। तो 5 प्लस ये टोटल 18 आ रहा है अपने पास। अब वहां से नंबरिंग कर लेते हैं, तो 1 डैश 2 डैश 3 डैश 4 डैश 5 डैश 6 डैश 7 डैश 8 डैश 9 डैश और 10 डैश। यहां की नंबरिंग चेक कर लेता हूं, 2 डैश 5 डैश 7 डैश और 9 डैश। उससे तो ज्यादा ही है, उससे तो ज्यादा ही है। तो अपन को अच्छे से पता है भाई ये तो नहीं होगा, ये करेक्ट था। और वैसे भी अपन को पता था कि यहां से डबल बॉन्ड को लोअर नंबर मिल रहा है, यहां से ये 2 नंबर मिलता है, यहां से 1 मिल रहा था, तो यहां से अपन को कर लिया। बट अगर लोएस्ट सम जहां से आएगा वो अपना करेक्ट आएगा, तो मैंने यहां से दिख रहा था मुझे कि वो लोएस्ट सम आएगा, तो चलो लिख देते हैं भाई। ये वाला तो गलत है, डैश वाला, इसको हटा देता हूं मैं, करेक्ट नंबरिंग अपने पास है ऑलरेडी। तो अपन क्या करेंगे, 4 इथाइल डेका। अब इसमें ना डेक नहीं होगा, इसमें डेक का होगा, क्योंकि अगर एक से ज्यादा डबल बॉन्ड है तो ये लगाना होता है। अब क्या 1 पे डबल बॉन्ड है, 5 पे डबल बॉन्ड है और 8 पे डबल बॉन्ड है, क्या लिखेंगे, ट्राई इन। 3 इन हो गए ना, 3 बॉन्ड हो गए ना डबल बॉन्ड, तो अपन उसको ट्राई इन लिखेंगे, राइट। तो अपन उसे क्या लिख सकते हैं, ट्राई इन लिख सकते हैं अपन उसे। सबको समझ में आया, सो वी गॉट, राइट। तो अपन ऐसे बता सकते हैं। किसी को डाउट है तो बोलो। आईयूपीएसी नेमिंग में ये वाला नेमिंग आप अपने आप लिख लो, वो वाला नेमिंग आप अपने आप लिख के मुझे बता देना। 5 डबल बॉन्ड रहेंगे तो पेंटाडाइन लिख दूंगा, कोई बात। जितने डबल बॉन्ड हैं उतने, मतलब ट्राइन लिखा अपन ने, तो पेंटाइन लिखेंगे। सो 2 डबल बॉन्ड डाइन, 3 डबल बॉन्ड ट्राइन, 4 टेट्राइन, लाइक दैट वी कैन राइट। राइट, तो अपन इसे बता सकते हैं। अब अपन लिखेंगे, तो आप ये अपने आप लिख लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन चेक कर लेता हूं मैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में गिवन है आईयूपीएसी नेम ऑफ द फॉलोइंग। तो आइसोमर्स आप अपने आप बना सकते हो, एक डबल बॉन्ड है इसमें, इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो अपने आप बना लेना उसके। मैं ट्रिपल बॉन्ड वाले का बना देता हूं। अगर C5 है और H8 है तो अपन कहेंगे इसमें एक ट्रिपल बॉन्ड है, तो 5 कार्बन एटम ऐसे बना लेते हैं अपन, और एक ट्रिपल बॉन्ड एक बार यहां लिख लेते हैं, एक बार ट्रिपल बॉन्ड की पोजीशन को अपन शिफ्ट कर लेंगे। अब एक ये बन जाएगा, और इधर शिफ्ट करेंगे तो एक ही बात है, तो इधर पर थोड़ा सा ब्रांचिंग भी कर सकते हैं, क्योंकि 5 डबल बॉन्ड होंगे तो अपन क्या करेंगे, इसको यहां से हटा के यहां ब्रांचिंग भी कर सकते हैं, ये 3 बन जाएंगे। गॉट इट ना एवरीबॉडी, तो 3 अपन बता सकते हैं। अब आईयूपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स फॉर्म्ड बाय द ओजोनोलाइसिस, तो ओजोनोलाइसिस तो अपन ने बनाया हुआ है, ओजोनोलाइसिस तो अपन ने पढ़ा हुआ है, कैसे करते हैं ओजोनोलाइसिस, वी ऑल नो दैट। भाई अपने पास प्रोडक्ट बता रहे हैं आपको ओजोनोलाइसिस के प्रोडक्ट्स, और राइट द आईयूपीएसी नेम ऑफ द प्रोडक्ट्स बाय ओजोनोलाइसिस ऑफ द फॉलोइंग कंपाउंड। सो पेंटुइन, मतलब अपने पास ऐसे पेट, पहले अपन को क्या लिखना है, पेंटुइन, मतलब पेंट मतलब अपन पहले क्या करेंगे, वर्ड रूट लिखेंगे, तो 5 कार्बन एटम वाला वर्ड रूट लिखेंगे।
अब आप लोग जैसे अपन को कोई नाम गिवन है और कैसे लिखते हैं उसका स्ट्रक्चर वो देखते हैं। तो जैसे ही आप वर्ड रूट से नंबर ऑफ कार्बन लिखोगे ना, नंबरिंग कर दो। अब उसने कहा था पेंटुइन, तो 2 पे डबल बॉन्ड बना दो। डबल बॉन्ड हमेशा छोटे नंबर के साथ होता है। तो ये तो फर्स्ट वाला था। दूसरा वाला अपन को गिवन है 2,3 डाइमेथाइल हेप्टीन। चलो भाई ठीक है, देखना उसने हेप्ट दिया हुआ मुझे। तो 1 2 3 4 5 6 7 ये बना दिया मैंने हेप्ट। मैंने नंबरिंग भी कर दिया, जैसे मैंने आपको बताया कि कैसे अपन नाम से स्ट्रक्चर बनाते हैं। फिर उसने कहा 3 और 4 पर मिथाइल ग्रुप लगा दो। लो भाई लगा दिया। 3 और 4 पे उसने डाइमिथाइल लिखा, और उसके बाद उसने लिखा अपन से कि भाई हेप्ट 3, तो 3 पे डबल बॉन्ड भी लगाते। लो भाई लगा दिया। तो अपन क्या करेंगे, फिर उसके बाद थर्ड वाला भी लिख सकते हैं अपन। अब पहले अपन ओजोनोलिसिस का प्रोडक्ट लिख लेते हैं। ओजोनोलिसिस में अपन ने पढ़ा था कि आप ऐसे करके ऐसे बना देना। तो इसको पूरा कंपाउंड लिखते अपन है CH3 CH डबल बॉन्ड O है, और इसको अपन कहते हैं एल्डिहाइड ग्रुप। और यहां पर क्या बनेगा, ये भी एल्डिहाइड बनेगा क्योंकि ये भी डबल बॉन्ड O बनाने वाला है, CH2 CH3। तो इसमें आईयूपैक नेमिंग, अच्छा इसमें एल्डिहाइड बन रहे हैं दोनों, और इसमें दोनों कीटोन बन रहे हैं। तो कीटोन कैसे, इधर तो 4 कार्बन एटम वाला कीटोन है, CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3। और यहां पर भी अपन लिखेंगे डबल बॉन्ड O ऐसे CH3। मैंने आपको बताया है कैसे लिखते हैं अपन ओजोन लेसेस के प्रोडक्ट। तो अपन क्या करेंगे, अब मैंने सारे ही फंक्शनल ग्रुप को कैसे लिखते हैं एज अ सफिक्स वो आपको बता रखा है। तो अपन क्या करेंगे, ये 2 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड, तो 2 कार्बन है तो वर्ड रूट तो ईथ हो गया। देयर इज नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, सो ईथेन होना चाहिए। लेकिन ये फंक्शनल ग्रुप है इथेनॉल, और उसके लिए अपन को लिखना होता है एल्डिहाइड के लिए Al, तो ये हो गया इथेनॉल। तो फिर ये वाला, ये 3 कार्बन एटम वाला एल्डिहाइड तो प्रोपेनॉल हो गया। फिर तो ये क्योंकि 3 कार्बन है तो प्रोप हो गया। कार्बन के बीच में ना तो ट्रिपल बॉन्ड है ना डबल बॉन्ड है, इसलिए एन हो गया। और विल राइट दैट एल्डिहाइड है तो प्रोपेनॉल। दैट इज हाउ वी कैन। इधर अपन लिखेंगे तो इधर से आप लिख सकते हो दैट इज 1, दिस इज 2, दिस इज 3, दिस इज 4। तो लॉन्गेस्ट चेन, क्योंकि अपन ने पढ़ा हुआ है भाई, देखो हमारे पास अगर ऐसे गिवन है ना, तो इसमें अपन क्या करेंगे, उस तरफ से नंबरिंग करेंगे जहां से हमको लॉन्गेस्ट चेन मिलता है। तो ये 1 था क्योंकि यहां से 2 मिलेगा, यहां से नंबरिंग करूंगा तो 3। तो अपन ने यहां से नंबरिंग किया, दैट इज 1 2 3 4। और ये कीटोन ग्रुप है, जब C डबल बॉन्ड होता है इन बिटवीन दैट कार्बन चेन, तो अपन उसे कीटोन ग्रुप बोलते हैं। तो कीटोन मतलब ये 4 कार्बन एटम वाला, मतलब ब्यूट। और देयर इज नो डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड बिटवीन द कार्बन एटम, सो दिस, सो ब्यूटेन हो गया। और ओन लिखेंगे तो 2 कार्बन एटम पे कीटोन को ओन लिखते हैं अपन, और ये वॉवल्स रिपीट नहीं होंगे ना, तो इसलिए ई हटा लेते हैं ताकि वो ई और ओ ऐसे आ जाए। तो अपन बता सकते हैं। ठीक है, तो अपन ऐसे बता सकते। सबको समझ में आया? ठीक है, तो अपन बता सकते हैं अपन को कैसे बताना है, राइट? तो नेक्स्ट ना काफी कुछ अपन ने ऐसे ना, आप इसको पढ़ के और एक बार देख सकते हो सारे क्वेश्चंस। अब इसमें ना अगर मतलब जैसे मैंने आपको क्वेश्चन बताया, ऑलमोस्ट सारे क्वेश्चन अपन ने पढ़ रखे हैं इसके। अपन ने सारे क्वेश्चन अपन ने, मैंने आपको पढ़ा रखा है। तो एक बार आप पढ़ के और ये देख सकते हो कि मतलब कैसे अपन को, ठीक है ना, अपन को कैसे बताना है कि भाई। तो आपने मुझसे पूछा है एक क्वेश्चन, किसी ने मुझसे कहा आप एक बार पढ़ के देखोगे ना इनमें, तो आपको सारे क्वेश्चन समझ में आ जाएंगे। 13.4 का
एक बार करके दिखाना है। ठीक है भाई, अपन 13.4 को देख लेते हैं एक बार क्या है उसमें। तो 13.4 का फोर्थ वाला करके अभी दिखा देता हूं। तो इसमें आप क्या करते हैं, इसमें पेंटानॉन लिख लेते हैं अपन, ये पेंटानॉन हो जाता है, राइट ना। 13.4 का अपन ये पेंटानॉन लिख लेते हैं, अपन को कोई प्रॉब्लम नहीं होता, राइट। तो नेक्स्ट अपन 13.4 कहते हैं, इसमें अगर अपन को करना है तो लो भाई देखो, अब ब्यूटीन है अपने पास, तो लो भाई 1 2 3 4 कार्बन एटम हो गए, ये मैंने नंबरिंग कर दी, उसने कहा 1 ब्यूटीन है, लो भाई लगा दिया, और 1 पे फिनाइल भी है, लो भाई लगा दिया, 1 पे फिनाइल भी है, फिनाइल मतलब बेंजीन होता है, फिनाइल अपन बेंजीन को बोलते हैं, तो ऐसे लगा दिया। अब क्या करना है, ये तो हो गया उसका कंपाउंड का नाम। अब अपन क्या करेंगे ना, इसको अपन ये लो भाई ओजोनोलिसिस करेंगे तो ऐसे हो जाएगा। तो एक तो बन गया अपने पास ऐसे, और एक बन गया अपने पास ऐसे, इधर ना डबल बॉन्ड बना देंगे अपन ऐसे, एक बन गया अपने पास ऐसे, ये बन गए दोनों कंपाउंड। अब किसी को डाउट है तो बताओ, एनी डाउट? और कोई तो आप ना एक बार पढ़ के देखो कोई क्वेश्चंस, अगर जैसे क्वेश्चंस अपन को गिवन है तो 13 और 14 ना एनसीईआरटी का, अब एक बार अपन ने एनसीईआरटी से आप सॉल्व करो और फिर उसके बाद चेक करो। एनसीईआरटी से आप एक बार, मैंने आपको कोई डाउट है तो आप पूछ लो, जैसे मुझे बताया कि भाई आप 13 और 14 करके दिखा दो सर, ठीक है मैं 13 14 आपको दिखा देता हूँ, कुछ चॉइस, मतलब अभी एग्जाम थोड़ी स्कूल के शुरू होने वाले हैं कि कल एग्जाम है, तो आप क्या करना एक बार अपने आप भी सॉल्व करके देखना, ठीक है ना। और तब तक मैं कोशिश करूंगा कि आपको आईयूपैक नेमिंग का, राइट ना, जो अपना बचा हुआ पार्ट है ना आईयूपैक नेमिंग का, वो मैं कंप्लीट करूंगा। अगर वो कंप्लीट होगा एटलीस्ट एलिफेटिक वाला, तो अपन ये नेमिंग वगैरह में नहीं रुकेंगे। तो 13th और 14th, ठीक है, 13.14, अच्छा वो 13.14 है, चल देख ले भाई। अब देख अपन को गिवन है एक कंपाउंड ऐसे है, वो 13.14 पूछ रहा है कि सर इसको करके दिखाओ। द एल्केन इज गिवन टू अस, देख भाई मेरे पास CH3 गिवन है, मेरे पास CH2 गिवन है, अब उसमें ना C गिवन है, C का मतलब हो गया कि इसके पास हाइड्रोजन नहीं, राइट, इसके पास हाइड्रोजन नहीं। और एक दिन पूरे एग्जाम के लिए आपको छुट्टी मिल रहा है, तब तो बहुत अच्छा है, फिर तो फुल सिलेबस आराम से हो जाएगा, आप डाउट भी पूछ सकते हैं फिर उस दिन। तो अपन यहाँ पर क्या करेंगे ना, इसमें ऐसे लिखा हुआ है, अगर ऐसे लिखा हुआ है मतलब इसके पास 2 CH3, अपन ने 2 CH3, ये है 2 CH3। अब उसके बाद फिर CH2 है, अब फिर उसके बाद उसने CH लिखा हुआ है और CH3 होल ट्वाइस, ट्वाइस का मतलब कार्बन की तो वैलेंसी 4 होती है, इसका मतलब है इस पे एक CH3 है और इस पे एक और CH3 है, लो भाई 2 CH3 हो गए, ये कंपाउंड है। Identify 1 degree, 2 degree, 3 degree carbon atoms and given the number of hydrogen atom bonded to each of these, ठीक है भाई, ये कार्बन एटम एक ही तरफ से कार्बन से अटैच है तो ये 1 डिग्री है, ये कार्बन एटम दो तरफ से अटैच है कार्बन से तो ये 2 डिग्री है, ये कार्बन एटम चार तरफ से कार्बन से अटैच है तो ये 4 डिग्री है, ये एक ही तरफ से अटैच्ड है, ये एक ही तरफ से अटैच्ड है, ये कार्बन एटम दो तरफ से अटैच्ड है तो 2 डिग्री है, ये कार्बन एटम तीन तरफ से अटैच्ड है तो 3 डिग्री है, ये 1 डिग्री है, ये 1 डिग्री। अब मैं क्या करूंगा, 1 डिग्री कार्बन एटम 1 2 3 4 5, 2 डिग्री कार्बन एटम, एक इधर है एक इधर है, दो। 3 डिग्री कार्बन एटम, एक हो गया, और 4 डिग्री कार्बन एटम, एक हो गया, ये आ गया, ठीक है ना। तो, तो अब इसमें अपन क्या कर सकते हैं, दैट इज अब उसने हाइड्रोजन की बात की, तो जितने 1 डिग्री कार्बन एटम होते हैं ना, उसके पास जो भी हाइड्रोजन एटम है वो सारे के सारे 1 डिग्री है, ये 3 1 डिग्री है इधर, मतलब हर एक 1 डिग्री कार्बन एटम के पास 3 हाइड्रोजन होंगे, तो 3 into 5 दैट इज 15 हाइड्रोजन एटम, 1 डिग्री हाइड्रोजन एटम।
2 डिग्री के पास जो भी 2 डिग्री कार्बन होगा उसके पास जो भी हाइड्रोजन होगा वो, तो इसके पास कितने, अपने पास 2 हाइड्रोजन आइटम होते हैं और 2 है तो मतलब 4 2 डिग्री कार्बन है। ये 1 डिग्री हाइड्रोजन आइटम था, ये 2 डिग्री हाइड्रोजन आइटम। 4 डिग्री हाइड्रोजन आइटम पॉसिबल ही नहीं है, 3 डिग्री एक ही होगा, 3 डिग्री हाइड्रोजन आइटम ये हो गया भाई आपके पास। ठीक है ना। तो ये सारा पार्ट अपन ने कुछ ना कुछ ऐसे मतलब पढ़ा होगा। आप अगर चेक करोगे सारे क्वेश्चंस तो आप आराम से इन क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हो। ठीक है ना। और अगर कोई डाउट होगा तो डिस्कस कर लेंगे अपन। इसमें अगर कोई और डाउट है तो आप मुझे बता सकते हो रैंडमली, तो मैं उसको बता देता हूँ। 13.8 का फोर्थ वाला, तो 13.8 का फोर्थ वाला भी अपन डिस्कस करके एक बार देख लेते हैं भाई कैसे बताना है अपन को। 13.8 का फोर्थ वाला है। 13.4 में अपन को गिवन है दैट इज write the chemical equation for the combustion reaction of the following hydrocarbon. The combustion reaction ना, it's a toluene. Toluene मतलब अपन ने कल पढ़ा था ना, ऐसे होता है। This is the structure of toluene है, ये toluene। वैसे हाइड्रोजन लिखने की जरूरत नहीं थी बट अपन ऐसे लिख सकते हैं ताकि आप इजीली उसको सॉल्व कर सकें। इसमें कार्बन कितने हैं 7, हाइड्रोजन कितने हैं 5 + 3 8। आप बताओ इसका कंबशन कर सकते हो क्या? क्या लिखना है अपन को? O2 के साथ रिएक्शन लिखना है, जितने कार्बन होते हैं उतने CO2 लिखने होते हैं और जितने हाइड्रोजन होते हैं उसका हाफ वाटर लिखना होता है। ऑप्शन बैलेंस कर सकते हो बिल्कुल भाई। 14 + 4 लो भाई, 14 + 7 जो 14 + 4 ऑक्सीजन इधर है ना, तो 18, तो फिर 9 O2 लिखते हैं तो बैलेंस हो गया। दैट इज ऑक्सीडेशन है ना, कंबशन रिएक्शन। अब बताओ भाई किसी को डाउट है तो, और कोई डाउट है किसी को तो? अगर और कोई डाउट है तो आप बता सकते हो। कुछ कुछ ऐसे ना कन्वर्जन्स भी होते हैं, तो अपन एक दो कन्वर्जन्स भी देखते हैं अपनी तरफ से, ऐसे ना कन्वर्जन देख लेते हैं अपन। कन्वर्जन में हाउ वुड यू कन्वर्ट इनटू बेंजीन? देख भाई अपने पास ऐसे गिवन है, ठीक है ना। हाउ वुड यू कन्वर्ट द फॉलोइंग इनटू बेंजीन? अपन को गिवन है कि भाई आपको इथाइन इनटू बेंजीन करना है, मतलब C2H2 इनटू बेंजीन, बेंजीन ना। ये तो कन्वर्ट करना बड़ा इजी होगा। 13.15 अभी कर देता हूं, वो भी कर देता हूं। ये तो अपन ने ऐसे लिखा था, तुम्हें याद होगा, रेड हॉट आयरन ट्यूब में अपन ऐसे कर लेते हैं, ये तो बड़ा इजी हो जाएगा। रेड हॉट आयरन ट्यूब में अपन ने पढ़ रखा है, ये तो आयरन ट्यूब में हीट करते हैं तो ये ऐसे बेंजीन में कन्वर्ट हो जाता है, एक बॉन्ड ऐसे शिफ्ट हो जाता है। तो एसिटिलीन है ना ये, जिसमें ट्रिपल बॉन्ड होगा ना C2H2, तो इसमें बेंजीन बन जाएगा। सब पे एक हाइड्रोजन आटम बचेगा। फिर उसने कहा कि भाई इथीन, मतलब इसको बेंजीन में कैसे कन्वर्ट करोगे? CH2 और फिर इसको बेंजीन में कन्वर्ट करना है, तो ये कैसे बनाएंगे? तो अपन कहेंगे देखो भाई, ये डायरेक्टली बेंजीन तो नहीं बन सकता, हमें क्या करना पड़ेगा, इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा अपन को? इसको इसको इसमें कन्वर्ट करना पड़ेगा। तो अपन कैसे करेंगे कन्वर्ट? तो अपन कहेंगे ठीक है भाई उसको कन्वर्ट कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं कन्वर्जन के लिए। तो अपन कहेंगे देखो इसमें पहले क्या करेंगे ना, इसमें कन्वर्ट करने के लिए, क्योंकि ये बनाने के लिए मतलब अपन को एक डबल बॉन्ड और बनाना है, मतलब 2 हाइड्रोजन निकालने हैं, और 2 हाइड्रोजन इजीली नहीं निकलेंगे, इससे ऐड कर सकते हो आप इजीली, हाइड्रोजन निकाल नहीं सकते। तो अपन क्या करेंगे, इसमें पहले ना Cl2 डाल देते हैं, मतलब इसमें क्लोरीन का एडिशन कर देते हैं डबल बॉन्ड पे। तो अपन ने पढ़ा हुआ है कि भाई ऐसे बना लोगे।
अब अपन क्या करें, 2 बार डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन करें। अब H और Cl निकालना तो अपन को आता है ना, कैसे डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन करते हैं, बेस के प्रेजेंस में। तो आप इसको ना अल्कोहलिक KOH के साथ हीट कर दो तो ये बन जाएगा। या फिर आप NaNH2 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है भाई। आपने NaNH2 भी लिखा हुआ है, अपन ने दोनों ही लिखे हुए हैं। 2 बार डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन हो जाएगा, और अगर 2 बार डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन होगा तो एक बार डीहाइड्रोहाइलोजिनेशन करेंगे तो इधर और Cl हट जाएगा, तो एक डबल बॉन्ड आ गया। फिर एक बार और इधर शिफ्ट करेंगे, इसको हटाएंगे तो 2 बार 2 बॉन्ड्स आ जाएंगे, पाई बॉन्ड, तो विल गेट दैट एसिटिलीन। और एसिटिलीन को बेंजीन में कन्वर्ट करना इजी होता है, तो आप ऐसे कर लो, ठीक है ना, राइट। अब एक और क्वेश्चन अपन को गिवन था बेंजीन में इसमें कन्वर्ट करने के लिए। मेरे पास साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन इज 10, इसको अगर बेंजीन में कन्वर्ट करना है तो इजी होगा। वी हैव टू जस्ट हीट विद, हम पैलेडियम और चारकोल के साथ, कार्बन मतलब चारकोल के साथ हीट करो, विल गेट दैट। ये हाइड्रोजन को रिमूव करेगा, 3 मोल्स हाइड्रोजन, तो अपन कर सकते हैं, ठीक है ना। बाकी और भी कैटलिस्ट है, लेकिन वो जेई में पूछेंगे, यहां नहीं पूछेंगे, वो वहां लिखेंगे अपन। आपने 13.5 भी पूछा है, What effect does branching of alkane chain has on its boiling point? चलो भाई देखते हैं, ठीक है। मतलब अगर ब्रांचिंग होगा एल्केन में तो बताओ उसके बॉइलिंग पॉइंट में क्या फर्क पड़ेगा। अपन एक बार बॉइलिंग पॉइंट पहले लिख लेते हैं। अब बॉइलिंग पॉइंट फिजिकल प्रॉपर्टीज में आपने पढ़ा होगा बॉइलिंग पॉइंट्स, तो आप ऐसे बता सकते हो, किसी भी एल्केन के लिए, फॉर एल्केन्स boiling point will be direct alkanes, alkenes and alkynes. Alkane, alkene and alkynes. अपन क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मॉलिक्यूलर। इसका मतलब नंबर ऑफ कार्बन एटम अगर ज्यादा होगा, नंबर ऑफ कार्बन एटम लिख लेता हूं, इसका मतलब होमोलोगस सीरीज में जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा, ठीक है ना। फिर अपन क्या करेंगे, बॉइलिंग पॉइंट होगा, जितने ज्यादा कार्बन एटम होंगे उतना ज्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा। उसके बाद अपन कहेंगे भाई अगर नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम, इफ नंबर ऑफ कार्बन एटम इज सेम देन नॉर्मल एल्केन, मतलब नॉर्मल हाइड्रोकार्बन लिख सकते हैं अपन, हैज मोर बॉइलिंग पॉइंट देन ब्रांच्ड एल्केन। तो ब्रांच्ड वाले से नॉर्मल वाले का बॉइलिंग पॉइंट हमेशा ज्यादा होगा, ठीक है ना, नॉर्मल वाले से थोड़ा ज्यादा होगा। अगर कोई वेटिंग रूम में है तो मुझे दिख रहा है, मैंने वेटिंग वैसे कर रखा है। अब ना मैं दूसरे बैच, जो अपना जो दूसरा बैच आया ना, उसकी वजह से सब गड़बड़ हो रहा है, राइट ना। अपन उसको बैच को हटा देंगे, अपन इस बैच में नहीं रखेंगे उनको, ठीक है ना, क्योंकि हमारा जो बैच चल रहा था वो ज्यादा सही था, ठीक है। तो मैं उस बैच को अलग ही रखूंगा, राइट। अब वो ना बच्चों के बारे में वो आपके AP1 का बच्चा ऐसा बोलता है आपके बारे में, नाम वाम लेके तुम लोगों के ना, कि ये ऐसे बोलते हैं, मतलब जैसे बच्चों जैसे होता है, बोल रहा है कि मतलब उसको ना, इसलिए मैंने उसको हटाया, थोड़ा मीटिंग भी लॉक किया ताकि वो भागे। बट नेक्स्ट टाइम से हमारा जो बैच चल रहा था वही अपना बैच बढ़िया था, इतने बढ़िया सुकून से पढ़ रहे थे, फालतू में कहाँ फंस गए इनके चक्कर में, पता नहीं कौन सा बच्चा है। तो अब अपन AP2 को अलग ही रखेंगे AP1 बैच से और AC1 बैच से। AP2 विल नॉट बी विथ AC1, AC2 एंड AP1, तो ये बैच अलग ही रखेंगे, ठीक है ना। उनका सिलेबस जो भी हो
नाउ इट इज देयर रिस्पॉन्सिबिलिटी। तो मैं उनका बैग जो है वो ओपन है ना। पीडीएफ नहीं आया एनसीईआरटी का, ऐसे कैसे हो सकता है यार, मैंने तो भेजा उसको और वाईफाई चल रहा है इसमें। कभी कभी ऐसे होता है वाईफाई नहीं चल रहा है तो वो ऐसे। अच्छा, एक मिनट है, देख लेता हूँ, अगर पीडीएफ नहीं आया तो आना चाहिए उसको, तो मैंने तो भेजा है आपको। एक मिनट देख लेता हूँ। ऑफलाइन में हिम्मत नहीं होगी, अरे ऑफलाइन होता ना तो तुम लोगों को भी पढ़ने में बिल्कुल डिफरेंट लगेगा, उसका पढ़ने का मजा ही अलग है। और ऑफलाइन होता ना तो अपने जो सीनियर बच्चे हैं ना वही पकड़ के उसको धो देते। मुझे पता है वो सीनियर बच्चे होते हैं, तुम ही लोग पकड़ के धो देते कि पढ़ने दो भैया, हमें तो अपनी जिंदगी बनानी है। ठीक है, दुनिया भर की बातें भी लिख रहा है और कह रहा है सर प्लीज मुझे निकालना मत, है ना। ऑफलाइन में तो बहुत अच्छा एटमॉस्फेयर होता है बेटा, है ना। ऑफलाइन में तो बहुत अच्छा माहौल होता है बेटा। ऑफलाइन में तो रिजल्ट भी अपन को तभी तो मिलता है। सीनियर्स तो बेचारे लिटरली वो लोग मतलब रो रहे हैं कि यार ऑफलाइन हो जाता ना हमारा तो मजा आ जाता। एक मिनट है, रुक जा एक मिनट, मैं मुझे लग रहा है ना मैं वाईफाई दूसरे रूम में, मैं एक सेकंड में थोड़े पास जाता हूँ वाईफाई के, हो सकता है फिर हो जाए। अट्रैक्शन कम होगा तो इजीली सेपरेट हो जाएंगे। सो ब्रांचिंग से द वंडरवॉल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन द हाइड्रोकार्बन चेन डिक्रीज हो जाएगा, तो फिर उसको सेपरेट करना इजी होगा। उसको कम टेम्परेचर देके भी अपन सेपरेट कर सकते हैं। दैट्स व्हाई द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ब्रांच्ड एल्केन इज लेस देन द नॉर्मल एल्केन, है ना। ठीक है, तो अपन अपन से बता सकते हैं। और कोई है तो बताओ। ठीक है, अब मेरे ख्याल से वो चला गया होगा, मैं देख लेता हूँ, नहीं तो दूसरा क्वेश्चन एक आध और देख लेंगे अपन। बड़ा स्लो चल रहा है ये तो, बट जा रहा है, स्लो जा रहा है लेकिन बट हो रहा है, तो इट विल टेक टाइम। मुझे अपने ही दूसरे इसमें ले लेना था। ठीक है, तो आप मुझे दूसरा क्वेश्चन बता दो अगर कोई है तो। कोई और क्वेश्चन है तो बताओ, या फिर अपन मतलब मैं अपनी तरफ से एक्सप्लेन करूंगा तो सारे क्वेश्चन ऑलमोस्ट अपन एक्सप्लेन कर चुके हैं। फिर ऐसे भी लिख देते हैं अपन, पता बेंजीन में कुछ ऐसे भी गिवन है अपन को कि भाई अगर ऐसे ना, जैसे एक काम और करते हैं अपन कि ठीक है, इसमें थोड़ा सा इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन भी दे रखा है, राइट। तो मैं उसको थोड़ा एक्सप्लेन करता हूँ आपको। तो लास्ट में अपन उसे डिस्कस कर सकते हैं। अच्छा, आपके पास एनसीईआरटी या बुक है तो आप देखोगे तो लास्ट में ना थोड़ा सा ऐसे गिवन है अपन को, एक पार्ट गिवन है उसमें, एक छोटा सा टॉपिक गिवन है लास्ट में, बिल्कुल लास्ट में। मैं उस टॉपिक को पढ़ के बताता हूँ कि मैं किस टॉपिक की बात कर रहा हूँ। मेरे इसमें नहीं दिख रहा आपको। मतलब ऐसे सब जिनके पास गिवन है वो, मतलब आपके पास थोड़ी देर में आ जाएगा ये बुक। इसमें गिवन है एक मैकेनिज्म ऑफ इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, वो तो उतना जरूरी नहीं होगा, कोई पूछने वाला नहीं है अपन से, लेकिन रिएक्टिविटी जरूर पूछ सकते हैं अपन से। ठीक है ना, कि और बेंजीन वाले कंपाउंड्स में अगर कोई पहले से गिवन है, जैसे मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि भाई बेंजीन के थोड़े से रिएक्शन वगैरह भी अपन से पूछ सकते हैं वो, तो ठीक है।
एक मिनट, वो मैं टॉपिक बता दूं कौन सा है वो। हाँ, डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ अ फंक्शनल ग्रुप इन मोनो सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ राइट ना फंक्शनल ग्रुप इन अ सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन। तो अपन सब्स्टिट्यूटेड बेंजीन में डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस एक बार पढ़ लेते हैं, और उसके बाद अपन नेक्स्ट टाइम से आपका एस और पी ब्लॉक डिस्कस करूंगा मैं पूरा नेक्स्ट क्लास में, और वो खत्म हो जाएगा तो फिर नेक्स्ट क्लास में मैं आपको थर्मो शुरू करूंगा। ठीक है, उसे अपन जाना सकते हैं, मतलब वो आपको मैं डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस लिख रहा हूं। सो डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ राइट ग्रुप ऑन बेंजीन फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। और सब्स्टिट्यूशन है तो अपन उसको इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन होता है, उसके लिए अपन देखो अपन ने पहले पढ़ रखा है, मतलब मैंने आपको बता रखा है कि बेंजीन में ना, अगर कोई आपको डाउट होगा तो आप पूछ लेना उसमें। थर्मो फॉर जी मतलब ऐसे नहीं पढ़ेंगे अपन, अपना टाइट्रेशन बचा हुआ है, बिल्कुल मुझे पता है बचा हुआ है टाइट्रेशन, ठीक है राइट। तो मैं टाइट्रेशन बताऊंगा आपको, लेकिन टाइट्रेशन आप ये नहीं बोल सकते कि मैं जेई का शीट सॉल्व नहीं कर सकता विदाउट दैट टाइट्रेशन पार्ट। आप जेई का शीट सॉल्व कर सकते हैं, और थर्मोपन जो शुरू करेंगे वो जेई के लिए शुरू करेंगे, ऐसे नहीं करेंगे मतलब स्कूल के लिए पढ़ने पड़े फिर जेई के लिए पढ़ेंगे। अपन तो शुरू करना है तो फिर शुरू ही करते हैं थर्मो, नेक्स्ट वीक में थर्मोपन शुरू कर लेंगे। चलो देखते हैं। देखो पहले तो एक बात है कि अपन को ये पता है कि बेंजीन रिंग में ऑर्थो मेटा पैरा अभी तो नहीं बता सकते, इसमें प्लेसेस होते हैं ऑर्थो मेटा पैरा प्लेसेस, वो अपन अभी तो नहीं बता सकते। लेकिन अगर इसमें किसी हाइड्रोजन को किसी दूसरे ग्रुप से सब्स्टिट्यूट कर दो, किसी भी ग्रुप से, मतलब मैं ऐसे भी कर सकता हूं, ड्यूट्रियम लिखा, तो अगर अपन किसी भी ग्रुप से इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे ना बेंजीन रिंग में, अब अपन इसमें ऑर्थो मेटा पैरा पोजीशन बता सकते हैं। मतलब किसी भी एक ग्रुप को इसमें अपन कहेंगे, जैसे मेरे पास ऐसे गिवन है तो मेरी मर्जी, मैं कहूंगा ठीक है भाई ये है, अपन कहेंगे कोई बात नहीं, किसी भी हाइड्रोजन को रिप्लेस करो एक ग्रुप से तो अपन बता सकते हैं। तो अपन क्या करेंगे, अपन इसमें लिखेंगे कि इसमें डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस में जो कार्बन एटम से वो ग्रुप अटैच्ड है ना, उसका अपोजिट वाला कार्बन एटम पैरा होता है। मतलब अपोजिट कार्बन एटम को अपन पैरा बोलते हैं, ओके। मतलब ये वाला कार्बन एटम पैरा होगा, जिस कार्बन से वो ग्रुप अटैच्ड होता है उससे जो कार्बन एटम अटैच्ड होते हैं वो ऑर्थो होते हैं, ओके। जिस कार्बन से वो ग्रुप अटैच्ड है उससे जो कार्बन एटम अटैच्ड होते हैं उनको ऑर्थो बोलते हैं। और जो कार्बन एटम ऑर्थो से अटैच्ड होते हैं उन कार्बन एटम को अपन मेटा पोजीशंस बोलते हैं, या मेटा कार्बन। तो इसका मतलब है दीज आर द मेटा पोजीशन। तो अपन को ये पता चल गया कि ऑर्थो मेटा पैरा कैसे बोलते हैं। अब अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, मेरे पास ऐसे भी गिवन है और मेरे पास ऐसे भी, तो मैं कहूंगा भाई देखो इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये होगा, लेकिन इसके रिस्पेक्ट में ऑर्थो ये होगा। अगर हमें पोजीशन बताना है ऑर्थो मेटा पैरा, तो हर एक ग्रुप का अपना ऑर्थो पैरा मेटा पोजीशन होता है। इसका मतलब है अगर एक से ज्यादा ग्रुप है तो हर एक ग्रुप का अपना ऑर्थो मेटा पैरा होगा। इन दोनों में ये फंक्शनल ग्रुप है, तो मैं इसको ऐसा लिख सकता हूं, इसका ये ऑर्थो पोजीशन है, ये पैरा पोजीशन है और ये मेटा पोजीशन है। तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं, मेटा मिथाइल
तो क्या मेटा आईयूपीएक नेम हो सकता है? बिल्कुल हो सकता है। अगर मैं इसको मेटा मिथाइल फिनॉल भी लिखूंगा तो भी ये करेक्ट आईयूपीएक नेम है। वो मतलब आपको मिल गया होगा, वो चला गया मतलब मेरे यहां से, राइट ना? एनसीईआरटी आपको मिल गया होगा, आप देख लेना। तो अपन क्या कर सकते हैं कि भाई मेटा मिथाइल भी लिख सकते हो आप, मतलब ऑर्थो मेटा पैरा आर इंक्लूडेड इन आईयूपीएक नेम। तो अपन कहेंगे ठीक है भाई, इसको भी मैं ऐसे लिख सकता हूं, फिर मेटा भी लिख सकता हूं या फिर 3 मिथाइल भी लिख सकता हूं, ये भी करेक्ट आईयूपीएक नेम है, ये गलत नहीं है। दिस इज आल्सो करेक्ट। 3 मिथाइल फिनॉल लिखो या मेटा मिथाइल फिनॉल लिखो, वो भी करेक्ट है। मैंने आपको अच्छे से बता दिया ऑर्थो मेटा पैरा क्या होता है। अब यहां पर चेक करते हैं। हमने इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन पढ़े, पहले तो अपन लिखेंगे इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में हमें कुछ रिएक्शंस आने चाहिए। कैसे? मैंने आपको लास्ट टाइम बताया था, अगर बेंजीन को Cl2 से रिएक्ट करेंगे AlCl3 के प्रेजेंस में या फिर Fe के प्रेजेंस में, तो क्लोरोबेंजीन बनेगा। ये क्लोरोबेंजीन बनेगा और HCl बनेगा। इसके अलावा किसी और मेथड से क्लोरोबेंजीन नहीं बनाना जब तक ना बताया जाए। अगर मुझे Br2 लूंगा तो ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। अगर मैं बेंजीन को रिएक्ट करूंगा Br2 के साथ तो मुझे ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा। AlCl3 या Fe ले लो तो आपको ब्रोमोबेंजीन बन जाएगा, प्लस HBr बन जाएगा। अब अगर मैं सपोज ऐसे लिखता हूं, मेरे पास ऐसे गिवन है, बेंजीन गिवन है और मैं इसको कॉन्सेंट्रेटेड नाइट्रिक एसिड लिख लेता हूं और इसको रिएक्ट करूंगा कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, तो फिर मैं इसमें कहूंगा मेरे पास नाइट्रोबेंजीन बन जाएगा। नाइट्रोनियमाइन विल बी द इलेक्ट्रोफाइल, वो मैंने आपको बताया है। और एक मैंने आपको बता रखा है, दैट इज अगर हम इसको रिएक्ट करेंगे विद कॉन्सेंट्रेटेड H2SO4 के साथ, एक्सेस में होगा तो हमको बेंजीन सल्फोनिक एसिड मिलेगा, बेंजीन सल्फोनिक एसिड। अब यहां पर क्या ना, क्लोरीन में कहीं भी लिखूंगा ये क्लोरोबेंजीन ही रहेगा। लेकिन अगर मान लो मेरे पास कोई ऐसा ग्रुप अटैच्ड है, अगर मान लो मेरे पास ऐसे गिवन है, ठीक है ना, मेरे पास एक ऐसे कंपाउंड गिवन है, तो इसका क्लोरीनेशन करूंगा तो इसका क्लोरीनेशन करूंगा तो क्या कोई फर्क पड़ेगा क्या AlCl3 या FeCl3 में? इसका कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो अपन कहेंगे ऑब्वियस सी बात है, ये इसको जब ये इस पे अटैक करेगा तो ये वाला ग्रुप इसको इन्फ्लुएंस करेगा। तो अगर बेंजीन रिंग से कोई भी ग्रुप अटैच्ड है, बेंजीन रिंग से अगर कोई भी ग्रुप अटैच्ड है और उसके वेरी फर्स्ट एटम पे एक भी लोन पेयर है, कोई भी एटम हो सकता है विथ वन लोन पेयर, अगर उसके एटम जो यहां पर अटैच्ड है उस पर कोई एक लोन पेयर है, देन इट इज कॉल्ड ऑर्थो एंड पैराडायरेक्टिक ग्रुप। पैराडायरेक्टिक, तो आप क्या करो, यहां लोन पेयर वाला आइटम है क्या? हाँ है। तो फिर इसमें जो सब्स्टिट्यूशन होगा ना, वो ऑर्थो और पैरा पोजीशन पे ही हो सकता है, बस मेटा पे कभी नहीं हो सकता, क्योंकि उसके पास लोन पेयर है। तो अपन कहेंगे ऐसा क्यों होता है, ये अपन पढ़ेंगे ना आगे। ऑर्गेनिक केमिस्ट्री अपन ने पढ़ा थोड़ी, अपन तो स्कूल के हिसाब से पढ़ रहे हैं। ये ऑर्थो और पैराडायरेक्टिक ग्रुप होगा और अपन बताएंगे कि एक बार पैरा क्लोरो बनाऊंगा और एक बार ऑर्थो क्लोरो बनाऊंगा, मतलब ये अपने पास प्रोडक्ट बनेंगे, ऐसे बना के देखो। तो दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस, मतलब जो ग्रुप पहले से बेंजीन पे अगर प्रेजेंट है, या तो नहीं था, अगर बेंजीन पे पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में कोई फर्क पड़ेगा क्या? अपन ने इसका हाइड्रोजन हटाया और उसकी जगह Cl लगाया, सो इट इज अ सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, दैट इज कॉल्ड डायरेक्टिव इन्फ्लुएंस ऑफ ग्रुप फॉर इलेक्ट्रोफिलिक एरोमेटिक सब्स्टिट्यूशन, राइट?
अब अगर मान लो बेंजीन रिंग से वेरी फर्स्ट एटम जो अटैच्ड है ना, तो ये तो ऑर्थो और पैरा डायरेक्टिंग हो जाएगा अगर एक भी लोन पेयर है तो। अगर बेंजीन रिंग से वेरी फर्स्ट एटम जो अटैच्ड है ना, उसके पास अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, आपको पता है पोलैरिटी क्या होती है, एटम हैव डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, देन मेटा सब्स्टिट्यूशन विल टेक, तो तब उसमें मेटा सब्स्टिट्यूशन होगा। मतलब अगर मेरे पास इसकी जगह ऐसे होता NO2, तो अपन को पता है इन दोनों में ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव है, इस पर डेल्टा नेगेटिव चार्ज होता है, इस पर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है। देन तो अपन कहते हैं कोई बात नहीं, इसमें अगर Cl2 होता तो मेटा पोजीशन पे लगाता, क्योंकि डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, आपने बताया अगर डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होता है तो मेटा पोजीशन पे सब्स्टिट्यूशन होता है। लो भाई NO2 है और Cl इधर लिखा, तो इधर ऑर्थो और पैरा पे नहीं होगा, नहीं भाई, देन दिस इज कॉल्ड मेटा डायरेक्टिंग, इट इज मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप। तो कुछ ग्रुप ऐसे बता दो आपकी बेंजीन पे जो प्रेजेंट होंगे पहले से, तो उनमें अपन कैसे ऑर्थो और पैरा बताऊंगा। देखो इन पे कुछ नहीं था तो कहीं भी किसी को भी लिखो, क्या फर्क पड़ता है, लेकिन उसमें पहले से कोई ग्रुप प्रेजेंट है तो फिर अपन को बताना पड़ेगा कि वो ऑर्थो पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप है या मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप है। मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हमेशा विड्रॉ करेंगे इलेक्ट्रॉन डेंसिटी, ये ना इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ करते हैं बेंजीन रिंग से, कि वो ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव आइटम होते हैं ना उसमें। इसमें इलेक्ट्रॉन डेंसिटी विड्रॉ नहीं करेंगे तो वो इलेक्ट्रॉन देते हैं, दे आर कॉल्ड इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। और ये ग्रुप जिन पे डेल्टा पॉजिटिव चार्ज होगा वो बेंजीन से इलेक्ट्रॉन लेते हैं, जिन पे लोन पेयर होता है वो बेंजीन को इलेक्ट्रॉन देते हैं। तो अपन ऐसे बोल सकते हैं भाई ऑर्थो एंड पैरा डायरेक्टिंग ग्रुप, डायरेक्टिंग ग्रुप, right, now donates electron to the benzene, to benzene, so they are called electron releasing, electron releasing, तब अपन उनको बोलेंगे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग। और जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं, राइट, अब जो मेटा डायरेक्टिंग होते हैं डायरेक्टिंग ग्रुप withdraws electron from the benzene, so they are called electron withdrawing ग्रुप। तो मैं उसको इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप कहता हूं। इसमें एग्जांपल लिखते हैं, इसके भी एग्जांपल दूंगा, पहले इसके एग्जांपल। आपने कहा NO2 डेल्टा पॉजिटिव चार्ज, C डबल बॉन्ड OH, इसमें भी डेल्टा पॉजिटिव चार्ज है, ये ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव। C डबल बॉन्ड O Cl, C डबल बॉन्ड O OH, C डबल बॉन्ड O OR। मतलब ये मैं इसलिए लीव कर रहा हूं ये वाला बॉन्ड कि ये बेंजीन से अटैच्ड है, ठीक है ना। फिर C डबल बॉन्ड O, we can write that NH2, we can write C डबल बॉन्ड O, even C ट्रिपल बॉन्ड N, साइनाइड ग्रुप। तो इतना काफी है। इसमें अपन कहेंगे लोन पेयर वाले एटम्स होंगे, ऑब्वियस सी बात है, आप लिखो NH2 तो लोन पेयर होगा इस पे, NH, राइट ना, नाइट्रोजन का तो दूसरा ग्रुप लिखेंगे अपन तो भी NH होगा। जैसे अब NHCH3 लिखेंगे तो भी लोन पेयर है, हमें तो नाइट्रोजन पे लोन पेयर दिख रहा था जो बेंजीन रिंग से अटैच्ड है, OH OCH3 OC डबल बॉन्ड OH CH3। अब ये बेंजीन से अटैच्ड है ना जिसके पास लोन पेयर है, अपन को लगेगा ये और ये तो एक जैसा दिख रहा है अपन को, लेकिन वो अलग अलग है। इधर कार्बन अटैच्ड होगा बेंजीन से जबकि ये ऑक्सीजन अटैच्ड है। हमें तो बस ये मतलब है कि जो आपने बॉन्ड ये छोड़ दिया है उससे जो एटम, वो जो एटम होगा वही बेंजीन से अटैच्ड होगा। अगर उसके पास लोन पेयर है तो उनको पता है, अगर उसके पास लोन पेयर होगा तो वी नो दैट व्हाट विल हैपन, ठीक है। अगर उसके पास लोन पेयर होगा तो वी आर एबल टू राइट दैट कि वो
इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप होगा, और इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग होगा तो इलेक्ट्रॉन रिच होगी बेंजीन। तो इस केस में बेंजीन इलेक्ट्रॉन रिच होगा, इलेक्ट्रोफाइल जो ई पॉजिटिव होगा, क्योंकि यहां पर Cl पॉजिटिव अटैक करेगा, तो ये बेंजीन से इजीली रिएक्ट कर सकता है क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन रिच होगा। और यहां पर Cl पॉजिटिव होगा, तो अगर ये इलेक्ट्रॉन डेंसिटी ये विड्रॉ करेगा इलेक्ट्रॉन बेंजीन से, तो इलेक्ट्रॉन यहां पर क्या होगी, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी कम होगी बेंजीन पे, तो रेट ऑफ रिएक्शन भी कम होगा। इसका मतलब है जब इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप अटैच्ड होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन कम होगा, जब रिलीजिंग ग्रुप प्रेजेंट होगा तो रेट ऑफ रिएक्शन ज्यादा, राइट ना। सो द रिलीजिंग ग्रुप एंड द विड्रॉइंग ग्रुप कैसे अपन को बताना है, वी नो दैट, राइट ना। तो अपन बता सकते हैं कि विड्रॉइंग ग्रुप और रिलीजिंग ग्रुप से क्या फर्क पड़ेगा। तो वी कैन राइट लाइक दैट, ये इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग और इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप होंगे। अपन से कभी कभी बेंजीन में मतलब ऐसे, इसमें अब जरूरी नहीं लोन पेयर वाला तो होता ही है, उसमें कुछ और भी ग्रुप अपन लिख सकते हैं लोन पेयर के अलावा। मैं इस वाले पार्ट को बता रहा हूँ मेटा वाले को, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एग्जाम्पल थोड़े से कम, तो मैं इसमें एग्जाम्पल थोड़ा और देना चाहता था। अगर कोई बेंजीन पे एल्काइल ग्रुप भी अटैच्ड है ना, जैसे CH3 है, राइट ना, कोई भी ऐसे कार्बन से अटैच्ड है, CH3 C2H5 है, कोई भी एल्काइल ग्रुप होगा तो भी अपन उसे रिलीजिंग ही अचीव करेंगे, तब भी वो रिलीजिंग में काउंट करेंगे, ठीक है ना, वो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप में ही काउंट करेंगे अपन। या फिर अपन को, और हेलोजेंस को भी इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में काउंट करूंगा मैं, क्योंकि उनके पास लोन पेयर होते हैं। जितने भी हेलोजेंस होंगे सभी को काउंट करूंगा क्योंकि उनके पास भी लोन पेयर होते हैं, उनको भी इसी में काउंट करूंगा। इवन अगर बेंजीन होगा तो पीएच को भी, मतलब बेंजीन से दूसरा बेंजीन अटैच्ड है तो भी उसको उसी में काउंट करूंगा, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में ही काउंट करूंगा, ठीक है। तो मैं इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग में उसको काउंट करूंगा। सो ये डायरेक्टर प्रिंसिपल था, थोड़ा सा बचा हुआ था लास्ट में, तो मैंने उसको बताया नहीं था आपको, बट मैंने अब उसको भी पढ़ लिया। आई डोंट नो स्कूल में आपको बताया कि नहीं, लेकिन आप इसके भी क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। आपके पास बुक है, आप एक बार बुक से सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करना, अगर कोई डाउट हो तो आप उसको पूछ सकते हैं। अभी अपन कुछ को एक दो क्वेश्चन और देख लेते हैं। तो आपके पास अब तो बुक भी है, तो आप बुक को एक बार चेक करो, ठीक है। आप उस बुक को एक बार देख लो सब लोग। वैसे मैंने अब आपको सारा कुछ ही पढ़ा दिया, जो भी उसमें गिवन था अपन को मैंने आपको सारा बता दिया। अब अगर कोई चैप्टर होगा तो आप देख लेना अपने आप, अपन को सिर्फ थर्मोकेमिस्ट्री पढ़ना है, थर्मोकेमिस्ट्री में आपको पूरा जेई के हिसाब से ही पढ़ाऊंगा, ठीक है। क्योंकि जितना थर्मोकेमिस्ट्री में अपन को आएगा ना, जरूरत पड़ेगा तो अपन थर्मोकेमिस्ट्री पहले पढ़ लेंगे, मोस्टली थर्मोकेमिस्ट्री से क्वेश्चन पूछते हैं। वैसे इसमें, अच्छा हाँ, फिर एक और बात था इसमें है क्लोरीनेशन में ना, क्योंकि अगर अपन को ऐसे गिवन है, ये बात मैंने उसमें बेंजीन हेक्साक्लोराइड नहीं बताया था आपको, अगर अपन को ऐसे गिवन है ना, जैसे ये गिवन है, तो इस बात को ध्यान रखना कि अगर अपन Cl2 लिखें और AlCl3 लिखते हैं तो अपन क्या करता है, क्लोरोबेंजीन, ठीक है ना, ये क्लोरोबेंजीन बनेगा, HCl बनेगा। और अगर अपन को ऐसे गिवन है, दैट इज Cl2 एक्सेस, बट अब अपन को कोई लुईस एसिड नहीं लिखा होगा, दीज आर लुईस एसिड्स, इसमें ना लाइट सनलाइट लिखा होगा, अगर सनलाइट के प्रेजेंस में क्लोरीन का बहुत ज्यादा रिएक्टिविटी होता है, तो अपन क्या करेंगे, सारे के सारे जो इसमें क्लोरीन होंगे ना, वो अपन रिप्लेस कर देंगे किससे, सारे के सारे डबल बॉन्ड पे अपन Cl को ऐसे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, ये बन जाएगा, एंड दिस इज कॉल्ड बेंजीन हेक्साक्लोराइड, बेंजीन हेक्साक्लोराइड। जबकि उसमें बेंजीन नहीं है, सबके पास एक एक हाइड्रोजन है, बट अपन उनको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। ये सबके पास एक हाइड्रोजन और एक क्लोरीन है, बट इट इज कॉल्ड बेंजीन हेक्साक्लोराइड। एंड द बेंजीन हेक्साक्लोराइड, राइट ना, तो दैट इज कॉल्ड, मतलब उसका कॉमन नेम गैमेक्सेन भी होता है, इंडेन भी होता है, तो जनरली अपन गैमेक्सेन यूज करते हैं और इंडेन भी होता है, एंड इट इज यूज्ड एज अ पेस्टिसाइड्स। जो बेंजीन हेक्साक्लोराइड्स है वो पेस्टिसाइड जैसे यूज होता है ना। तो ये आपका बेंजीन हेक्साक्लोराइड है। बाकी मेरे ख्याल से सारा कुछ अपन ने पढ़ रखा है,
कंपाउंड्स अपन को काफी सारे इसमें और भी गिवन है, तो आपको जो भी डाउट होगा आप मुझे बता देना एक बार पढ़ के। और फिर जो मैंने क्वेश्चन आंसर्स भेजे हैं आपको, वो तो आपको आने ही चाहिए अच्छे से। जो आपको क्वेश्चन आंसर भेजे वो तो आपको अच्छे से आना ही चाहिए क्वेश्चन आंसर्स। तो ये आपका हाइड्रोकार्बन था, और मैं इसको हाइड्रोकार्बन बता दूंगा कि है ना, ये आपका हाइड्रोकार्बन वाला पार्ट था। तो आप एक बार उसको हाइड्रोकार्बन को चेक करो और मुझे बता देना, ठीक है। मैंने वो पीडीएफ अभी AC2 में नहीं गया होगा, बाकी AP1 में मैंने भेज दिया, AC2 में भेज दिया, और ये अपन ने भेज दिया, AC2 में भी भेज दिया, ठीक है। और मतलब एक और अपन को भेजना है, दैट इज दूसरा बैच कौन सा, AP2 में। तो AP2 वाले बच्चों को भी भेज दूंगा, है ना, तो अपन ऐसे बता सकते हैं, दैट इज है। तो आप लोग देख लो, अगर कुछ उसको पढ़ के और कुछ क्वेश्चंस अगर सॉल्व करने हैं तो अपन कर भी सकते हैं, उसको एक बार पढ़ के देख लेना और क्वेश्चंस आप मुझे बता देना, ठीक है। कुछ एक दो क्वेश्चन अपन और कर लेते हैं, क्योंकि थोड़ा टाइम तो है ही अपने पास, तो एक दो क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ। वैसे आप पढ़ोगे तो ज्यादा अच्छा होगा, अपने आप मतलब पढ़ लोगे तो भी चलेगा। लास्ट वाले एक दो क्वेश्चन कर लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन आंसर आप तक पढ़ो जब आपका पेपर होगा, बिल्कुल। ये क्वेश्चन आंसर बताओ आप, जैसे तुम्हारा क्वेश्चन जो जिनका महाराष्ट्र बोर्ड है उसके लिए तो मैंने कॉपी उसके लिए भी भेजा था ना थोड़ा सा, महाराष्ट्र बोर्ड वाले हैं वो भी ये क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं, और जो CBSE बोर्ड है वो भी इनको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों के लिए ये हेल्पफुल होगा। उसमें महाराष्ट्र बोर्ड में भी ज्यादा कुछ ऐसे चेंज नहीं होगा, उसमें क्वेश्चन ज्यादा ही होंगे, इसमें कम होंगे, NCERT में कम होंगे, उसमें ज्यादा होंगे। तो महाराष्ट्र बोर्ड वाला बुक में ऐसा नहीं है कि उसमें कम रहता है, इवन थ्योरी भी कभी कभी मैंने देखा महाराष्ट्र बोर्ड में ज्यादा थ्योरी होती है, राइट। तो आप ना जैसे क्वेश्चन नंबर मैंने सारे क्वेश्चन करवा दिए आपको। अब देखो जैसे अपन को गिवन है ना एक क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13.21, 13.21 करो आप अपने आप, 13.21 है ना, 13.21 में अपन को गिवन है, 13.21 में बोल रहा है राइट स्ट्रक्चर्स ऑफ ऑल एल्कीन विच ऑन हाइड्रोजनेशन गिव्स 2 मिथाइल ब्यूटेन। मतलब वो कह रहा है कि अपन को एल्कीन बताना है, कौन कौन से एल्कीन है जिसका अपन हाइड्रोजनेशन करेंगे तो 2 मिथाइल ब्यूटेन बनेगा, मतलब हाइड्रोजनेशन से ये मिलेगा। तो अपन कहेंगे भाई स्ट्रक्चर तो यही रहेगा ना, क्योंकि स्ट्रक्चर थोड़ी चेंज होता है हाइड्रोजनेशन। तो एक एल्कीन तो मैं ऐसे बना देता हूं भाई, अगर इधर 2 हाइड्रोजन हटाता हूं, हाइड्रोजन हटाता हूं और इधर एक डबल बॉन्ड लिख लूंगा, तो एक बार डबल बॉन्ड यहां लिख लेता हूं, एक बार डबल बॉन्ड यहां कर देता हूं उसको, एक बार डबल बॉन्ड इधर लिख लेता हूं, तो ऐसे बना दूंगा, है ना। इधर CH3 है और इधर अपने पास CH2 CH3 होगा, और एक बार डबल बॉन्ड नीचे की तरफ लिख देते हैं अपन ऐसे। लो भाई मैंने क्या किया कि यहां सभी पोजीशन पे एक एक बार डबल बॉन्ड लिख लिया, तो एक इस पे एक इस पे एक इस पे और एक इस पे, 4 बना दिए मैंने। अब अपन क्या करेंगे, आइए देखते हैं, 1 2 3 4, ये 3 मिथाइल ब्यूट 1, ये 1 2 3 4, ये 2 मिथाइल ब्यूट 2, मतलब ये दोनों अलग अलग है, हो जाएगा। ये 1 2 3 4, ये 2 मिथाइल, ये 3 मिथाइल था, ये 2 मिथाइल ब्यूट 1,
ये भी हो जाएगा। इसको लिखूंगा तो 1 2 3 4, ये 2 मिथाइल ब्यूटवानिन, तो ये भी तो वही था 2 मिथाइल ब्यूटवानिन, और ये भी वही है 2 मिथाइल ब्यूटवानिन। तो अपन कहेंगे भाई दोनों में से किसी एक को काउंट करो, उसको कर लेते हैं, तो 3 हो गया। ऐसे बता देंगे, किसी को डाउट होगा तो बताओ, कैसे बता सकते हैं, है ना? अगर किसी को डाउट है बता सकता है वो। मैंने डाउट क्लास ऑफलाइन करने के लिए मैंने आपसे कहा था, बिल्कुल करने के लिए कहा था, बट प्रॉब्लम एक आ रहा है ना कि अपन को डाउट क्लास बाहर खड़े होके लेना पड़ेगा, क्योंकि बड़े बच्चों में थोड़ा सा प्रॉब्लम आएगा, है ना? अगर प्रॉब्लम आया तो अभी नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं, अगर अपन ने ऐसे किया तो ऐसा ना कुछ गड़बड़ हो जाए और वो मतलब कहें कि भाई आप तो पीएमसी, मतलब वहां पर वो पनवेल म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन पूरा नोटिस बोर्ड लगा के बंद कर दे, सील कर दे, क्योंकि कोई भी कुछ कुछ भी हो सकता है ना बेटा कभी भी। या तो कुछ ऐसे करें कि अपन बाहर खड़े होके मतलब अपन पढ़ सकते हैं, कंसेंट लेटर लेके आते हैं। हाँ, जब स्कूल में अपन कंसेंट लेटर से पढ़ सकते हैं तो सेंटर पे क्यों नहीं? लेकिन ऐसा स्कूल के लिए कहा है ना अपन से, मतलब कोचिंग के लिए कहा नहीं अभी उन्होंने, है ना? हाँ, प्रॉब्लम यह है कि पनवेल में थोड़ा सा भी प्रॉब्लम भी आ रहा है और नंबर ऑफ केसेस भी बढ़ रहे हैं, तो देखते हैं अपन, थोड़ा सा और वेट करते हैं, अभी 2-3 दिन वेट करते हैं। अभी क्योंकि बहुत ज्यादा बिजी ना, ये 22 से 26 तक इनका मेंस वालों का एग्जाम है ना, तो उनके साथ ज्यादा मतलब थोड़ा सा बिजी रहते हैं, इसलिए मैंने उनकी क्लासेस ज्यादा लगा रखे हैं। आपके क्लासेस थोड़े से कम भी होंगे तो भी चलेगा, लेकिन आपका स्कूल का कंप्लीट हो गया, आपका कंप्लीट कर लेंगे सिलेबस, स्कूल के एग्जाम के बाद भी अपन छुट्टी नहीं करने वाले, अपन मैक्सिमम कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे। तो इनका ये 26 तक हो जाने दो, फिर अपन उसके बाद देखते हैं, अगर नंबर ऑफ केसेस कम हुए तो अपन कर लेंगे, पेरेंट्स से कंसर्न लेटर लेके अपन बता सकते हैं, नहीं तो रोड पे खड़े होकर कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं, है ना? ठीक है। हाँ, स्कूल के सामने से पुलिस तो जा रहा है, स्कूल वालों से प्रॉब्लम ये ना कि पेरेंट्स, स्कूल वालों से थोड़ा डरना तो होता ही है अपन को, क्योंकि वो प्रैक्टिकल वगैरह के मार्क्स होते हैं अपन से, तो कोचिंग वालों को तो वो तुरंत बंद कर देंगे। रोड पे भी अपन मतलब कर तो सकते ही हैं, देखते हैं अपन क्या करना है अपन को। फाइनल के प्रिपरेशन के लिए छुट्टी रखेंगे अपन थोड़ा, एक ही दिन गिवन है तो थोड़ा सा छुट्टी रखेंगे अपन फाइनल के। नहीं, प्रोटेस्ट करने से कुछ नहीं होगा, एग्जाम तो आपको ऑफलाइन देना ही पड़ेगा चाहे कुछ भी हो जाए, ये तो पक्का है कि ऑफलाइन एग्जाम देना ही पड़ेगा, अब प्रोटेस्ट होने से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना? इसलिए प्रिपेयर करो अपना कि ऑफलाइन एग्जाम देना पड़ेगा, कोई कुछ नहीं होने वाला, फालतू परेशान है, अपन को भी ऑफलाइन करना ही पड़ेगा। अपन तो जाएंगे, मतलब मेरे ख्याल से 1 अप्रैल से तो ऑफलाइन हो ही जाएगा, अभी थोड़ा सा लॉकडाउन लगेगा तो ठीक हो जाएगा, है ना? थोड़ा देख के आया होगा, ठीक है, ठीक है। तो नेक्स्ट टाइम से अपन क्या करेंगे ना, अपन क्लास में शुरू करेंगे। अब नेक्स्ट टाइम के लिए होमवर्क आपका है एस ब्लॉक और पी ब्लॉक का होमवर्क कर लो प्लीज, एक्सरसाइज 1 और 3, क्योंकि अपन को स्कूल के लिए भी चाहिए ये, तो आप इसको कंप्लीट कर लो और उसके बाद मैं आपको थर्मो शुरू कर लूंगा। नेक्स्ट टाइम अपन थर्मो शुरू करेंगे, स्कूल के लिए थोड़ा प्रिपरेशन का टाइम दे दूंगा, ठीक है ना? तो ओसी क्लासेस वही एक्स्ट्रा अपना कहीं बीच में अपन देखते हैं, ट्यूसडे व्यूसडे को कभी बीच में लगेगा तो अपन ओसी क्लास उसमें, ताकि आयुपेक तो खत्म हो जाए ना, क्योंकि आयुपेक, इसलिए मैंने आयुपेक शुरू किया था, पता, फिर अपन को बहुत दिक्कत जाता है इसको भी पढ़ने में। एपी 2 का बैच अलग होगा, क्योंकि सबसे ज्यादा डिस्टर्बिंग एलिमेंट एपी 2 में ही है, इतना मैंने पता, एपी 2 का अलग वो बनाया था, मतलब अलग से एक ग्रुप बनाया
फिर भी सबको एक एक चुन चुन के एक एक को डाला, फिर भी वो क्लास में आके गड़बड़ करता है। मतलब उनको पढ़ना ही नहीं, बस डिस्टर्ब करना है। तो अपन उनको डिस्टर्ब ही रखते हैं, अलग ही रखते हैं उनको। भाई मतलब जो है अब क्या कर सकते हैं ना। और खुलने दो, उसके बाद देखते हैं फिर। हाँ, एटलीस्ट 1 क्लास पर वीक तो रखेंगे अपन उसी का, और बाकी अपना नॉर्मल क्लास चलता रहेगा। ठीक है ना। तो AP2 का मैं अलग रखूंगा, और आपको बता देंगे, वो उसमें ही लगवा देंगे टाइम टेबल में, तो फिक्स हो जाएगा आपका क्लास। चलो फिर आज, थैंक यू। ठीक है ना। तो 11th का सिलेबस कंप्लीट होने के लिए हो जाएगा, आप चिंता मत करो, मतलब उसमें टेंशन मत लो। चलो थैंक यू, बाय। चलो बाय बाय बाय।